तो नमस्कार दोस्तों, अपना चैलेंजेस का नाम है केवल ईसा। इसमें हम कंप्लीट कर रहे थे अपने सीरीज के 40 सेक्शन को। इसमें हम उच्चतम न्यायालय को 50 क्वेश्चन देखे थे। कल के वीडियो में जो गूगल ओपन का कोर्स दिया रहता है वो देखे थे, और साथ ही साथ 50 क्वेश्चन के। चलो उस 50 क्वेश्चन के आप स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पसंद आ रहे तो लाइक करिए, अपने सुझाव देने के कमेंट करिए। क्या हम लोग स्टार्ट करते हैं। उच्चतम न्यायालय द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेशों के पूर्ण के बारे में निम्नलिखित में से कथन सही है। सही कौन सा? उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए दिए गए आदेशों का पूर्ण की शक्ति प्राप्त है। इनकी रिव्यू हो सकता है। देखिए आर्टिकल इसमें अनुच्छेद 145 ये मैच कर रहा है। 145 कर रहा है। रिव्यू की शक्ति किसमें? अनुच्छेद 145 में है। 43 की शक्ति क्या है? तो 43 की शक्ति ये है कि राष्ट्रपति ने किसी कार्य के लिए वो न्यायाधीश से सलाह मशवरा कर सकता है। 52वां प्रश्न कौन सा है? 52वां प्रश्न ये दिया है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही है? सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय को परिवर्तित करने का अधिकार है। सही है। मतलब कि पूर्वानुमान की शक्ति 145 वाला ये देखिए के पास सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय को परिवर्तित करने का अधिकार नहीं। गलत है। ये सेंटेंस आर्टिकल 145 को उल्लंघन कर केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश को निर्णय परिवर्तन करने का अधिकार है। ये भी गलत है। केवल विधि मंत्रालय के निर्णय परिवर्तन करने का तो ये भी गलत है ना सही जिसमें रिव्यू की बात हो रही है। 48वां क्वेश्चन है भारत के संविधान के संदर्भ में समानता विधि के अंतर्विष्ट प्रतिषेध अथवा निर्बंध का उपबंध अनुच्छेद 142 के अधीन संवैधानिक शक्तियों निषेध और निर्गठन की तरह कार्य नहीं कर सकते हैं। तो सिर्फ कौन सा एक कथन हो सकता है? यह है भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा अपने कर्तव्यों का पालन करने करते समय लिए गए निर्णय को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ये गलत है। न्यायालय पूछ सकता है कि आपने काम क्यों। भारत का उच्चतम न्यायालय अपनी शक्तियों के उपयोग से संसद द्वारा निर्मित विधि से बाध्य नहीं होता। ये सही है। देश में गंभीर वित्तीय संकट की स्थिति में भारत का राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के परामर्श के बिना वित्तीय आपात घोषित कर सकता है। गलत है। 42 में कहा गया 42 संविधान संशोधन में ही राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों को निर्वाह करने के लिए अपनी मंत्रिपरिषद से सलाह भी लेगा। आर्टिकल 76 में भी यह लिखा हुआ है। कुछ मामले में राज्य विधानमंडल संघ विधानमंडल की सहमति के बिना निर्मित नहीं कर सकता है। कुछ मामले ये भी गलत है। ये वाला सही है। इसमें भारत के न्यायिक अवलोकन का अधिकार है। भारत के न्यायिक अवलोकन का अधिकार किसको? चाहे विधि और कार्यपालिका विधायियों और कार्यपालिका आदेशों को संवैधानिकता के विषय में प्रख्यात करने की न्यायपालिका का अधिकार। न्यायिक अवलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय राज्य के किसी भी कानून को वैध घोषित कर सकती। मान लीजिए पहले वो कानून सही था लेकिन बाद में अवैध वो घोषित कर सकती है। किससे? अपने न्यायिक अवलोकन की शक्ति से, यानी कि रिव्यू की शक्ति से। आर्टिकल 145 में है। अब है न्यायिक अवलोकन में न्यायालय को निम्नलिखित अधिकार क्या है? यदि कोई कानून या आदेश संविधान के विपरीत हो तो उसे असंवैधानिक घोषित करना। सही है।
निचले न्यायालय के आदेशों का पुनर्विलोकन करना सही है। निचले न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनाना ये भी सही है। हो सकता है कि लेकिन न्यायिक पुनर्विलोकन के बारे में पूछा। बाकी ये कथन तो सही है, लेकिन पूछ रहा है न्यायिक पुनर्विलोकन से क्या तात्पर्य पूछ रहा है। पहला वाला ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। भारत का संविधान अपने मूल ढांचे को संघवाद, धर्मनिरपेक्ष मूल अधिकारों तथा लोकतंत्र के रूप में परिभाषित करता है। क्योंकि उन्होंने दूसरा है कि भारतीय संविधान अपने मूल ढांचे को संघवाद, धर्मनिरपेक्ष मूल अधिकार तथा लोकतंत्र के रूप में परिभाषित करता है। दूसरा सेंटेंस है, भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता तथा उन आदर्शों जिन पर संविधान आधारित है की सुरक्षा हेतु न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था करता है। सही है, आपका दूसरा ऑप्शन सही है। इसमें पूछा है भारत के संविधान अपने मूल ढांचे को संघवाद, संघवाद में जब यहाँ देखेंगे तो मेरे ख्याल से उसमें लिखा रहेगा, इसमें जब आप पढ़ेंगे यूनियन है, यहाँ फेडरल लिख दिया है। इसमें मैंने क्वेश्चन देखने इंग्लिश में लिखा तो मुझे याद है, यहाँ फेडरल लिख दिया है। इसकी वजह से ये यूपीएससी 2020 से क्वेश्चन आया है, मुझे याद है। यहाँ संघवाद का हिंदी में लिखा है, लेकिन इंग्लिश में ये फेडरल लिखा हुआ था। इसकी वजह से क्वेश्चन विवादित हुआ। तो जिन्होंने इंग्लिश में पढ़ा था उनका सही था, जिन्होंने हिंदी में इसको सॉल्व किया तो वो दोनों पे टिक लगा के आए थे। अगर पढ़ के देखिए तो लिखा ना, भारत का संविधान अपने मूल ढांचे को संघवाद, निरपेक्ष मूलाधिकार तथा लोकतंत्र के रूप में परिभाषित करता है। सही है, संघवाद की बात होती है। धर्मनिरपेक्ष संविधान से जो द्वारा छोड़ा गया था, इसको कहते हैं आत्मा है। साथ ही साथ लोकतंत्र को परिभाषित भी किया है कि लोकतंत्र कैसा होगा। हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये सब सही हिंदी। लेकिन संघवाद, हमारा जो संघवाद लिया गया वह संघवाद कनाडा से लिया गया, जहाँ यूनियन शब्द का लिखा हुआ है, जहाँ यूनियन लिखा हुआ है। लेकिन वही अमेरिका के संघवाद में देखेंगे तो वहाँ फेडरल लिखा हुआ है। इसकी वजह से ये क्वेश्चन का पहला वाला ऑप्शन गलत माना गया था, दूसरा वाला ऑप्शन सही है। मार्क करते रहो, ध्यान रहे। सही है, explanation देख लेते हैं। भारत के संविधान में कहीं भी मूल ढांचे को परिभाषित नहीं किया गया है, बल्कि मूल ढांचे शब्द लेख केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद के निर्णय में सुनाते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने पीठ द्वारा किया गया था। भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता तथा उन आदर्शों जिन पर संविधान आधारित है की सुरक्षा की न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था करता है। संविधान के अनुच्छेद 13 न्याय पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त की योगदान करता है, और शक्ति और यह शक्ति अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत न्यायालय को प्राप्त है। भारत की न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्तियों का प्रयोग इसके द्वारा किया जाता है। तो न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्तियों द्वारा सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। यानी न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति उच्च न्यायालय को प्राप्त है। न्यायालय द्वारा कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका के कार्यों की वैधता की जांच करना तथा व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानून एवं प्रशासनिक नीतियों की संवैधानिकता का परीक्षण कर उनके ऐसे उपबल को असंवैधानिक घोषित करना जो संविधान का अतिक्रमण करते हैं, न्यायिक पुनर्विलोकन कहलाता है। भारतीय संविधान में यह संयुक्त राज्य अमेरिका से उद्भूत है। न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति कहाँ से ली गई है? अमेरिका के संविधान से प्रेरित होकर ली गई है। भारत में संविधान का अनुच्छेद 13, 32 और 136 के अंतर्गत ये शक्तियां सर्वोच्च न्यायालय में निहित है एवं अनुच्छेद 226 तथा 227 के अंतर्गत उच्च राज्यों के उच्च न्यायालय को भी न्यायिक पुनर्विलोकन शक्ति संपोषित है। याद रखना, न्यायिक पुनर्विलोकन शक्ति न्यायालय के पास भी और उच्चतम न्यायालय के पास भी है। 59 प्रश्न के लिए भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी भी केंद्रीय विधि को संवैधानिक रूप से वैध घोषित करने की किसी भी उच्च न्यायालय की अधिकारिकता नहीं है। आप देखेंगे नहीं, गलत सेंटेंस है। अधिकारिकता में आता है 226 और 227 के अंतर्गत उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय नहीं। भारत के संविधान के किसी भी संशोधन पर
भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। तो यह गलत है। अगर वह मौलिक अधिकार के ढांचे को उल्लंघन करती है या किसी तरह से नागरिकों के मौलिक अधिकार को प्रतिबंधित करती है, तो वह संविधान जो है वो संविधान संशोधन गलत माना जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न है प्रश्न है आपका, देखेंगे भारत और यूएसए दोनों से, दोनों में ही न्यायिक पूर्वावलोकन है। केवल भारत में नहीं है, केवल यूएसए में नहीं है, केवल यूके में ही गलत है, दोनों में ही है न्यायिक पूर्वावलोकन की। बल्कि यूके में इस तरह की शक्तियां नहीं है न्यायालय के पास। याद रखिए यूके में नहीं है। आंसर जो है वो एक और दो, यानी कि भारत और यूएसए होगा। नीचे दिए गए इसमें अभिकथन है, भारत में न्यायिक पुरस्चित का क्षेत्र सीमित है, क्योंकि भारतीय संविधान में हाँ, कुछ उधार की वस्तुएं हैं। ये देख रहे हैं कहीं से, मतलब कि उधार वस्तुओं का मतलब तात्पर्य है कि यहाँ पर कहीं से लिया गया नया अवलोकन शक्ति कहीं न कहीं से ली ही गई है, जैसे कि यूएसए से ली गई है। यह भारत का नवाचार नहीं है, जैसे शून्य काल भारत का नवाचार था, वैसे ये नवाचार नहीं है। साथ ही साथ इसके न्यायिक अवलोकन की जो क्षेत्र है वो भी सीमित है, हर एक क्षेत्र में न्यायिक अवलोकन नहीं हो सकता है। कथन तो सही है, लेकिन दोनों एक दूसरे के सही स्पष्टीकरण नहीं देता, तो डी वाला सॉरी बी वाला ऑप्शन सही होगा। भारतीय संविधान में न्यायिक पूर्वावलोकन का आधार है। इस आधार पर न्यायिक पूर्वावलोकन लिखा गया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा न्यायिक पूर्वावलोकन होता है, यानी जो विधि होगी उसके को लेकर होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13, 32, 131, 136, 143, 45, 226, 27, 45, 46, 246 और 372 आदि के तहत न्यायिक पूर्वावलोकन की व्यवस्था की गई है। भारत में न्यायिक पूर्वावलोकन का आधार विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। इसके तहत न्यायालय यह परीक्षण करता है कि कोई विधि संविधान द्वारा विधायिका को प्रदत्त शक्तियों के संगत रूप में बनाई गई है या नहीं, तथा यह अनुमोदित प्रक्रिया का अनुसरण करती है अथवा नहीं। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का उल्लंघन करने पर इसे न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया जाएगा। कोई भी विधि न्यायालय शून्य करेगी। विधि मान लीजिए कोई कानून बनाया गया, कानून में कई क्लॉज लिखे गए ए बी सी, सब क्लॉज है, लेकिन सी वाला क्लॉज ऐसा कहीं लिखा गया है जो नागरिकों के अधिकार का उल्लंघन करता है, तो न्यायालय की जो शून्य घोषित किया जाएगा वो सी वाला ही आर्टिकल शून्य किया जाएगा। ये दोनों अगर सही है तो ये दोनों को आगे बढ़ाया जाएगा कानून, लेकिन सी वाले को रोक दिया जाएगा। यही यहाँ बताना चाह रहा है ये। अब है भी संविधान संशोधन कानून भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है यदि वह विधि के समझ क्षमता के अधिकार के भाग 3 से हटकर संविधान में अनन्य कहीं रखा है, तो हाँ, संवैधानिक घोषित किया जा सकता है। तो ये वाला बी वाला ऑप्शन सही है। संविधान संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है, तो वो देखेंगे वो सर्वोच्च न्यायालय को है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को नहीं है, राष्ट्रपति को नहीं है, लोकसभा के अध्यक्ष को नहीं है, संसद को नहीं है। संसद को तो कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन व्याख्या करने का अधिकार केवल और केवल सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया है। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय है। भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का अभिरक्षक यानी कस्टोडियन है? उसकी रक्षा करता है भारतीय संविधान की, वह करता है उच्चतम न्यायालय करता है। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? तो आप देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय है। उदाहरण के प्रश्न, केंद्रीय कानूनों की संवैधानिक वैधता के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अनन्य अधिकारिता है। देखेंगे अनन्य अधिकार नहीं, अभी हमने पढ़ा था कि अनन्य अधिकार नहीं है। ये अधिकार वहीं तक सीमित है जहां तक नागरिकों के मूल अधिकार या कोई ऐसे अधिकार से भारत के संविधान के मूल ढांचे को प्रतिबंधित किया जा रहा है, तो वे कानून संवैधानिक वैधता
ये वाला ऑप्शन गलत है। जब कथन और कारण का प्रश्न हो, अगर इसमें से कोई भी एक गलत हो जाता है तो दूसरा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। पहला वाला गलत हो गया, पता चल गया। तो देखिए, ए गलत हो गया, आर सही हो गया अपने आप। आर पढ़ने की जरूरत भी नहीं, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक है, ये बात सही है। निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय के अधिकार में आते हैं? आते मूल अधिकार के प्रवर्तन में आते हैं। मुझे लगता है एक बार ये एक्सप्लेनेशन जो ऊपर दिया था ये पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि ये यूपी पीसीएसपी 2019 का क्वेश्चन है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का प्रहरी और संरक्षक है। ये भी एक सेंटेंस याद रखिए, हो सकता है लिख के आ जाए, प्रहरी और संरक्षक है। तथापि केंद्रीय कानूनों की संवैधानिक वैधता के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के साथ साथ उच्च न्यायालय को भी अधिकारिता प्राप्त है। यानी कि केवल कहते हैं उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय को नहीं, साथ ही साथ उच्च न्यायालय को भी अधिकारिता प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय के तहत उच्च न्यायालय भी संसद अथवा राज्य विधानमंडल द्वारा अधिनियमित किसी कानून की वैधता का परीक्षण कर सकता है तथा संविधान के पद के अनुसार न होने पर उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। यानी कि केवल उच्च न्यायालय ही संविधान में दिए गए जो भी ऐसे लॉज दिए हैं जो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को क्लियर करते हैं, तो उच्च न्यायालय के साथ साथ उच्चतम न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के साथ साथ उच्च न्यायालय भी अवैध घोषित कर सकता है। हालांकि उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। जैसे सरकार ने कोई निर्णय दिया और वो केस गया पहले राज्य उच्च न्यायालय में गया, उच्च न्यायालय में गया और उच्च न्यायालय ने उसको अवैध घोषित कर दिया। तो सरकार के पास लास्ट ऑप्शन ही रहता है कि सर्वोच्च न्यायालय में जाके जो निचली अदालत द्वारा यानी कि उच्च न्यायालय द्वारा जो निर्णय दिया गया है उसके विरोध में अपना प्रतिवेदन वहां दे। उल्लेखनीय है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान में अनुच्छेद 131 के तहत केंद्रीय कानूनों की संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्न के बारे में सर्वोच्च न्यायालय के अनंत अधिकारिता संबंधित उपबंध या अनुच्छेद 226 ए के तहत अनुच्छेद 226 के अधीन उच्च न्यायालय की कार्यवाहिता को केंद्रीय विधि की वैधता पर विचार न किए जाने संबंधी बंद किए गए थे। तथापि 43वें संविधान संशोधन 1977 द्वारा इसे निरस्त कर दिया गया। आयोग ने इस प्रश्न का विकल्प ए माना है, जो कि उचित नहीं है। यूपीपीसीएस ने जो उसका ए माना था, लेकिन जो सही नहीं है। इसमें एक खास बात हमें ये पता चली 43वें संविधान संशोधन के बारे में। 43वें संविधान संशोधन में ये बोला गया था कि केंद्र की सरकार जो कानून बनाती है सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय द्वारा यानी कि राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा उसका पूर्वलोकन या उसे नल नहीं और अवॉइड नहीं करार दिया जाएगा। लेकिन वापस 1942वें संविधान संशोधन में बोला गया था कि राज्य का उच्च न्यायालय जो होगा और केंद्रीय कानूनों का अवैध नहीं घोषित कर सकता है। लेकिन जब 43वां संविधान संशोधन किया गया उसमें इस कानून को निरस्त कर दिया गया। ये एक इम्पोर्टेंट है। 43 संविधान संशोधन ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार की सुरक्षा करता है? इसका पूछा है सर्वोच्च न्यायालय 32 रहता है। आर्टिकल 32 के बारे में संविधान की आत्मा किसने कहा था? ये कहा था भीमराव अम्बेडकर साहब ने कहा था। 72 क्वेश्चन 72 इसमें ये दिया हुआ है कि विधायी शक्तियों विधायी शक्तियों की संघीय सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के आधिकारिक क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार दिया गया है संसद को। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? संसद द्वारा विधि पारित करके बढ़ाया जा सकता है। संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय
कि विधि के प्रश्न पर राय लेने का किसको अधिकार है? वह अधिकार है राष्ट्रपति को। क्योंकि इसमें ये बोला गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 ए के तहत 43 ए के तहत भारत के राष्ट्रपति को विधि तथा एक व्यापक महत्व के प्रश्न के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति प्राप्त है। ये 143 आर्टिकल जो है ये याद रखिएगा। उच्चतम तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा स्थानांतरण के लिए परामर्श प्रक्रिया के संबंध में राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय एक अभिवेदन दिया है। खंड 1 में अनुच्छेद 143 और ट्रिकी क्वेश्चन घुमा दिया गया है, लेकिन ये पूछना ये चाह रहा है कि जो राष्ट्रपति अपने किसी भी विधि के जो महत्वपूर्ण प्रश्न रहे उसके अपने राय मशवरा जानने के लिए इस आर्टिकल में लिखा है कि वह भारत के उच्चतम न्यायालय से परामर्श कर सकता है। तो वह लिखा है 143 में। 76वां प्रश्न, उच्चतम न्यायालय की उच्चतम न्यायालय के परामर्शी अधिकार के विषय में निम्नलिखित में कौन सा सही है? ये 143 के बारे में पूछ रहा है कि 143 में जो लिखा है उसमें से क्या क्या सही है। अब इसमें ला आप देखेंगे, इसमें लिखा है कि उच्चतम न्यायालय के लिए यह बाध्यकारी है कि वह राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किसी भी मामले पर अपना मत व्यक्त करे। ये बाध्यकारी लिख दिया। यह बाध्यकारी नहीं है तो पहला ऑप्शन आप हटाइए। पहला ये हट गया, पहला ये हट गया। परामर्शी अधिकारों की शक्ति के अधीन प्राप्त किसी निर्देशों पर उच्चतम न्यायालय की पूर्ण पीठ सुनवाई करती है। ये सही है। परामर्शी अधिकारिता के अधीन प्राप्त निर्देशों पर व्यक्त किया हुआ उच्चतम न्यायालय का मत सरकार पर बाध्यकारी नहीं है। ये भी सही है। अगर उच्चतम न्यायालय जो अपनी परामर्श देता है तो राष्ट्रपति चाहे तो उसको माने या ना माने, ऐसी कोई बाध्यकारिता नहीं है। ये भी वाला ऑप्शन सही है। उच्चतम न्यायालय उसकी परामर्श उच्चतम न्यायालय को उसकी परामर्शी अधिकार की शक्ति के अधीन एक बार में केवल एक ही निर्देश भेजे जा सकते हैं। ये भी गलत है। ये वाला ऑप्शन सही है जो सेकंड और थर्ड वाला है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी अधिकार से प्रयुक्त होता है कि वह सार्वजनिक महत्व के कानून तथा तथ्यात्मक मामलों में राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है आर्टिकल 143 के तहत, चाहे राष्ट्रपति उस परामर्श को माने या न माने। ये राष्ट्रपति की विश्वास विवेक पर डिपेंड करता है। ये देखते हैं आगे हमारा क्वेश्चन है 78 नंबर क्वेश्चन है। ये देखते हैं भारत का उच्चतम न्यायालय कानून तथा तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है तभी जब ऐसे परामर्श के लिए किया जाए, मतलब कि अपने मन से परामर्श नहीं देगा। ये परामर्श तभी देगा जब राष्ट्रपति उनसे कहे कि अब आप अपनी सलाह मशवरा दीजिए, तब उसके बाद ये होगा। प्रश्न निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का उच्चतम न्यायालय भारत के राष्ट्रपति को विधि अथवा तत्व के विषय पर सलाह देता है। ये सलाह देता है किस किस पर देता है? ऑपरेशन पर, कोई व्यापक लोकहित के विषय में नहीं। यदि वह ऐसा कोई सलाह मानते हैं बस, ये सही है। अपने मन से कोई सलाह नहीं देगा। अपने जब इसका न्याय अगर कोई ऐसा निर्णय आता है विधि का जिसपे संसद कोई कानून बनाती है और उच्च न्यायालय ये देखती है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर के मकसद के विरुद्ध है, तब वह उस कानून को अवैध घोषित कर सकती है। लेकिन जब सलाह की बात आएगी, जब तक राष्ट्रपति द्वारा आर्टिकल 143 का यूज करके उनसे सलाह नहीं मांगी जाएगी, तब तक वह कोई भी सलाह नहीं देंगे।
केवल यदि उसे नागरिकों के मूल अधिकार के संबंध में वो भी नहीं देंगे। ये अपना निर्णय इस पे देंगे, लेकिन सलाह सिर्फ किस पे देंगे? सलाह देंगे आपका जब उनसे मांगा जाता है तो ही सलाह दें। बी वाला ऑप्शन सही है। तो आइए 2010 में आया था प्रश्न। गुजरात की विधानसभा के चुनाव वर्ष 2002 में स्थगित करने के चुनाव आयोग के निर्णय की अधिमानता पर उच्चतम न्यायालय की राय जानने के लिए राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय से अनुरोध भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत किया था? वह किया था आर्टिकल 143 के अंतर्गत किया था। मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची विश्वास और सच्ची निष्ठा रखूंगा। भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगा। अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन, संविधान और कानून की रक्षा करूंगा। यह शपथ ली थी। यह शपथ लिया गया था भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाती। यह शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाती। देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को तुरंत भेजने का अधिकार किसके पास है? वह है सर्वोच्च न्यायालय के पास है। केस दिए हुए हैं, उसका विषय दिया हुआ है, इसमें विवादित है। सीधा आंसर देखेंगे। ए के गोपाली बनाम मद्रास राज तो कौन है? निवारक निरोध की प्रक्रिया से संबंधित। रोमेश थापर बनाम मद्रास राज स्वतंत्र भाषण पर रोक के लिए है। शंकरी प्रसाद बनाम भारतीय संघ, ये है संविधान संशोधन की मदद की, संविधान संशोधन संसद से संबंधित है। फिर है शक्ति चंपक दुईराजन बनाम मद्रास राज, ये है शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु समानता से संबंधित है। निम्नलिखित वाद निम्नलिखित में से कौन सा वाद सही है? मतलब कि ये भी देखिए विवादित है। सीधा इसका आंसर देखेंगे। प्रश्नगत विवादों में से कामेश्वर सिंह बनाम बिहार राजवाद तथा पश्चिम बंगाल राज बनाम सुबोध गोपालवाद जमींदारी व्यवस्था तथा भूमि सुधार कानूनों से संबंधित है। प्रश्नगत विकल्पों में सही उत्तर प्राप्त न होने के कारण झारखंड लोक सेवा आयोग ने अपनी संशोधित उत्तर कुंजी में इस प्रश्न के सभी विकल्प को गलत माना है। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस विषय से संबंधित है? वह है सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़े वर्ग से संबंधित है। इंदिरा साहनी बनाम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद 1992 में सर्वोच्च न्यायालय की 9 संसदीय संविधान पीठ का निर्णय सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के आरक्षण से संबंधित है। इस ऐतिहासिक निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने मंडल आयोग की रिपोर्ट के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने के सरकार के निर्णय को बरकरार रखा, किंतु साथ ही साथ यह भी निर्णय दिया कि अन्य पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर या आर्थिक रूप से सशक्त भाग को इस दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए। इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी निर्धारित किया कि अनुच्छेद 15(4), 16(4) के तहत प्रदत्त कुल आरक्षण 50% की सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं 56 प्रश्न। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने प्रवासी पंचायत निर्धारण अधिनियम 1983 को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र के पावन कर्तव्यों के उल्लंघन का असंवैधानिक घोषित किया है? 355 का पुराना है क्वेश्चन है। इसका एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिएगा।
मैं ये आशा करता हूँ कि ये प्रश्न दोबारा रिपीट नहीं होगा कभी भी। एक ध्यान रखिएगा 355 के तहत TDMAT के निर्णय को चुनौती दी जा सकती है, वह हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट में दी जा सकती है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। टेलीकॉम डिस्ट्रीब्यूशन टेलीकॉम डिस्ट्रीब्यूशन सेटलमेंट एंड पीनल ट्रिब्यूनल की स्थापना 1997 के भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण यानी ट्राई अधिनियम में वर्ष 2000 में किए गए संशोधन के द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य दूरसंचार क्षेत्र में किसी भी विवाद का न्यायिक समाधान करना है। दूरसंचार, ब्रॉडकास्टिंग और एयरपोर्टिंग ट्रैफिक संबंधित मामले में इसके निर्णय के विरुद्ध केवल सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है, जबकि साइबर मामले के निर्णय के विरुद्ध हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है। भारत 58 प्रश्न दिख रहे हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का सही क्रम कौन सा है? तो वो है, देखेंगे आप, HL दत्तू, PC ठाकुर, जगदीश सिंह खेहरे। निम्नलिखित में से कौन चौथी महिला जज थी जिन्होंने अप्रैल 2010 में भारत के उच्चतम न्यायालय में नियुक्त किया गया था? वह थी जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा। ये करंट का क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, उस समय करंट में होगा। हाल ही में नियुक्त सुप्रीम कोर्ट के निम्नलिखित न्यायाधीशों में से कौन ऐसे पहले किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नहीं थे? देखेंगे आप, एल नागेश्वर राव जो थे वो पहले किसी न्यायालय के उच्च न्यायालय में नहीं थे, न्यायाधीश नहीं थे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के नामांकित मुख्य न्यायमूर्ति में से कौन भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नहीं है? वह है न्यायमूर्ति A.K. झा। भारतीय संविधान, भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका को शामिल किया गया, उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? होने चाहिए PN भगवती ने इसको लॉन्च किया, तो ये तो पता है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन लिख लेते हैं। भारतीय न्यायिक व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय की पहल पर जनहित याचिका यानी कि PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की शुरुआत हुई। इसके तहत सामाजिक नागरिक समाज का कोई व्यक्ति या समूह जनहित के मामले में न्यायिक उपचार प्राप्त करने हेतु न्यायालय की शरण ले सकता है। सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश PN भगवती द्वारा वर्ष 1989 में हुसैना खातून बनाम बिहार राज्यवाद में जनहित याचिका स्वीकार की थी। यह याचिका को पुष्पा इला हिंगोरानी ने दाखिल की थी, जिन्हें जनहित याचिका की मां मदर ऑफ PIL के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम आया नया, मैंने भी नहीं पढ़ा था अब तक। पुष्पा कपिला कपिला हिंगोरानी, ये बहुत इम्पोर्टेंट, ध्यान रखिएगा। उल्लेखनीय है कि जिस समय PN भगवती ने यह याचिका स्वीकार की थी, उस समय वे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे, न कि मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में इनकी नियुक्ति 17 जुलाई 1973 को हुई, जबकि मुख्य न्यायाधीश के रूप में इनका कार्यकाल 12 जुलाई 1985 से 20 दिसंबर 1986 तक था। जबकि पहली जनहित याचिका स्वीकार होने के समय Y.V. चंद्रचूड़ 22 फरवरी 1978 से 11 जुलाई 1985 सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। अतः दिए गए विकल्प में कोई भी विकल्प सही नहीं है। जनहित याचिका की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? वह की गई थी न्यायिक पहल द्वारा की गई थी। और आगे प्रश्न निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। न्यायमूर्ति V.R. कृष्णकैया भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। दूसरा है न्यायमूर्ति
पी आर कृष्ण अय्यर भारतीय न्यायिक सेवा के लोकहित याचिका के प्रजनकों में से एक है। इसमें देखेंगे बी वाला ऑप्शन सही है। पीआईएल एक है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ए वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। इसमें जनहित याचिका यानी कि पीआईएल कहाँ पर प्रस्तुत की जाती है? वह की जाती है उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में की जाती है, ये याद रखिएगा। जो सेशन कोर्ट यानी जिन्हें कचहरी जैसे होते हैं, वहाँ ये पेश नहीं की जाती है। प्रथम कारण के प्रश्न है जनहित याचिका जन सहयोगी नागरिकों को न्यायालय तक जाने की स्वीकृति देता है, क्योंकि जन सहयोगी व्यक्ति उस व्यक्ति के लिए न्याय मांग सकते हैं जो किसी कारणवश तक न्यायालय तक पहुंचने में असमर्थ है। दोनों ही सही है। लोकहितवाद मुकदमे की संकल्पना अब उद्गम देश है, वह देखेंगे आप यूएसए है। जनहित याचिका की अवधारणा की शुरुआत किस देश से हुई? तो वो अमेरिका से हुई। यानी कि हमने जनहित याचिका कहाँ से प्रेरित प्रेरणा मिली हमें इस तरह के कार्य की? वह मिली हमें यूएसए के संविधान से मिली। साथ साथ न्यायिक अवलोकन की शक्ति किसमें मिली? भी यूएसए के संविधान से मिली। भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है, देखेंगे जनहित याचिका से संबंधित है। यह इसने कहा था कि न्यायिक सक्रियतावाद को न्यायिक जोखिम नहीं है। यह किया कहा था न्यायमूर्ति ए एस आनंद द्वारा किया कहा था कि सितंबर 2003 में न्यायालय के एक निर्णय से भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति प्रतिष्ठित हुई थी। वह न्यायालय था भारत का सर्वोच्च न्यायालय था। अब है विशाखा व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य मुकदमा संबंधित है। वह है कार्यस्थल पर महिलाओं की यौन पीड़न की रोकथाम से संबंधित है। ये याद रखिएगा ये बात विशाखावाद वाला। अब है उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस मामले में पाया कि केंद्रीय अन्वेषण शाखा एक पिंजराबंद तोता है? वह पाया कोयला आवंटन घोटाले के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को ये कहा था कि यह पिंजराबंद तोता समलैंगिक सम- समलैंगिकता संबंधित सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? वह संबंधित है भारतीय भारतीय दंड संहिता की धारा 377 से संबंधित है। ये वाला ऑप्शन जी। 6 सितंबर 2018 को सर्वोच्च न्यायालय की 5 संसदीय संविधान पीठ ने विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी यानी कि इंडियन पिनल कोड की धारा 377 के आंशिक रूप से असंवैधानिक घोषित किया। ज्ञातव्य है कि आईपीसी की धारा अप्राकृतिक यौन अपराधों से संबंधित है। अब 106वां प्रश्न देखते हैं। इसी कानून के अंतर्गत यह विधित है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी। यह देखेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 में है। पहले क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं कि किस कानून के अंतर्गत यह विधित है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी? वह आर्टिकल 348 है। आ गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में या अधिनियम विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा के संबंध में बंद किया गया है। इसमें स्पष्ट उल्लेख है कि इस भाग के पूर्वगामी बंद में किसी बात के होते हुए भी जब तक संसद
द्वारा अन्यथा बंद न करने तथा उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय की सभी कार्रवाई भाषा अंग्रेजी की होगी। मतलब 348 में ये लिखा है कि जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की कामकाजी भाषा होगी वो अंग्रेजी में होगी। आपको नहीं लगता है कि वर्तमान में ऐसी परिस्थितियां आ गई हैं कि अब इस अनुच्छेद को संशोधित किया जाए? और जबकि अब डिजिटल इतना ज़्यादा ज़माना हो गया, क्यों ना जितने भी निर्णय हो संविधान की 22 भाषाएं उन्हें प्रकाशित किया जाए। हम जिस क्षेत्र में अगर ये उत्तर भारत किसी जहाँ के स्पेसिफिक लोग का है, तो अगर वहाँ के लोगों को अंग्रेजी नहीं आती है या किसी व्यक्ति को अंग्रेजी नहीं आती है तो जिसके खिलाफ मुकदमा चल रहा है, उसके प्रति उसके लिए भी कथित न्याय के विरुद्ध हो जाता है। इसलिए हमें चाहिए कि वर्तमान सरकार ऐसे कुछ प्रावधान लाए जिसमें अनुच्छेद 348 में संशोधन किया जाना चाहिए। चलिए अब अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, राज्यपाल के बारे में पढ़ेंगे। राज्यपाल बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। राज्यपाल प्रत्येक वर्ष चर्चा का विषय भी बना रहता है क्योंकि संघवाद के ढांचे से रिलेटेड। अभी हाल ही में कर्नाटक, केरल और साथ ही साथ पंजाब में राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री के बीच हुए विवाद का बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जो अपने निर्णय दिए, जिसके कारण से राज्यपाल चर्चा का विषय हमेशा बना रहे। नेक्स्ट वीडियो में हम राज्यपाल के बारे में दिए गए नोट्स पढ़ेंगे, साथ ही साथ ऊपर लोकल में जितने भी प्रश्न दिए हल करेंगे। धन्यवाद। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कीजिए और अपने सुझाव देने के लिए कमेंट भी करिए। धन्यवाद।